Good morning, students. Today our topic class 9th SS subject, chapter number 2, part history, and page number 42, टॉपिक 4.2 समाजवादी समाज का निर्माण। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कई वीडियो आपको करा चुकी हूँ, तो आज मोस्टली हम ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा समाजवादी समाज का निर्माण था वो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने औद्योगिक और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जारी रखा था। उन्होंने किसानों को ज़मीन पर खेती की छूट दे दी थी, जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था, और जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह देखने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रित कर जो नियोजन की व्यवस्था होती लागू की गई थी, अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की थी। पहली 2 योजनाएं 1927 से 1932 और दूसरी 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीयत नियोजन के आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन के लिए 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर जो थे हमारे अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोस्क शहर में एक स्टील यंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी संख्या में सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टर्स में झाड़ू में शौचालय के लिए 40 डिग्री कम टेम्परेचर पर लोगों को चौथी मंजिल से उतरकर सड़कों पर पार दौड़े जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्थित की गई थी। फैक्ट्री कामगारों और किसानों का विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया था। तो इसी तरह से ये कुछ हमारी पिक्चर्स दे रखी हैं जो इन चीज़ों का प्रतीक बताई गई हैं। पिक्चर नंबर फर्स्ट, पिक्चर नंबर सेकंड, पिक्चर नंबर थर्ड एंड पिक्चर नंबर फोर्थ। ये हर जैसे पंचवर्षीय योजना के लिए सोवियत रूस के लिए स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और कारखानों में समाजवादी प्रतीक माना जाता था। महिलाओं को कामगारों के लिए बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियाँ खोल दी गई थी। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। किस प्रकार स्टालिनवाद आने से सामूहिकरण हो गया था। लोगों का नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेतों में सामूहिकरण में पैदाई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को आज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लेनिन के बाद पार्टी का कमान संभाले रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि किसान अमीर और व्यापारी जो है वो कीमत बढ़ने का उम्मीद में अनाज नहीं बेच सकते। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी का अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना भी जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और उन्होंने किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों का कुलुक कहा जाता था, जो इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही थी। खेतों में सामूहिकरण का फैसला किया गया था। इस फैसले के पक्ष में ये एक तर्क दिया गया था कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत का आकार बहुत छोटा होता था, जो 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी, और इसी के फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक कृषि करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण नियंत्रित यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी मान लिया गया था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्य
क्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया गया था। ज़्यादातर जो जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के और काले खोज मुनाफे के सभी किसानों के बीच बांट दिया गया था। इस फैसले से गुस्साए किसानों को सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई थी। बहुत सारे लोगों का निर्वासन और देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने के लिए किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर और ना ही समाजवादी के विरोधी थे, बस वे विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था की जारी रखने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बाद उत्पादन के नाटकीय वृद्धि हुई थी। 1930-1933 की खराब फसलों के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। 40 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक आदान उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और अनेक उनके साथियों ने ऐसे आलोचकों पर लोगों की इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख लोग से ज़्यादा और जेलों में या फिर शिविरों में भेज दिए गए थे। ज़्यादातर लोगों ने न ऐसा अपराध किया था और न ही उनके सुनने वाला कोई था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर उसे इस आशय से पठान लिखे गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश हिस्सा लिया था। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें से प्रतिवसन पेशेवर लोग थे। तो इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन को चलाया, उसके बारे में यूरोप में समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों की राज्य की स्थापना संभावना ने दुनिया भर में लोगों की एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविक ने अपने उपनिवेशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों ने प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमस्टन में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ का कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक भीतर की लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली की क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत में संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके हैं, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को किसी तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास की परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था और 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सोवियत पर की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। वहाँ के जो लोग थे वो अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जैसे कि रूस के सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। 1917 के बाद रूस की कामकाजी आबादी बाकी देशों किंग राज्य से भिन्न थी। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, यहाँ तक भी हो चुका था। 2 सूचियाँ आपको बनानी थी, जिसमें एक फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, दोनों क्रांतियों के बारे में बताना था, दोनों क्रांतियों की घटनाएं और दोनों क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, ये भी आपको मैं क्वेश्चन बता चुकी थी। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी थी। अब हमारा आता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, कुलक ड्यूमा 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। ये क्वेश्चन आपको
कंप्लीट रिटर्न करने होंगे, यानी क्वेश्चन की विद आंसर, और लर्न भी करना होगा। जो टॉपिक मैंने आज कराया वो आपको रीड भी करने होंगे। थैंक यू।